तो आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं ऑफ द अमेंडमेंट मेड इन रेजिडेंशियल स्टेटस। अब इसको समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैं बेयर एक्ट से पढ़ाऊं आपको और फिर समरी चार्ट हम एक बार फाइनल देखें, या एग्जाम्पल से समझाऊं, या मैं ये बताऊं कि ये लफड़ा क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट द गवर्नमेंट वांटेड टू मेक द अमेंडमेंट। देखिए अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज गवर्नमेंट ने सारे रूल्स तो बना दिए। उन्होंने कह दिया भाई अगर तुम आर प्लस ओ आर हो तो तुम्हारी इंडियन प्लस फॉरेन दोनों पे टैक्स लेंगे। अगर तुम आर प्लस एन ओ आर हो तो तुम्हारी इंडियन पे लेंगे, प्लस जो एक फॉरेन इनकम है, फॉरेन रिसीट, यहां पर ऑल फॉरेन रिसीट्स आएंगी, है ना। यहां पर एक फॉरेन रिसीट आएगी विच इज फ्रॉम अ फॉरेन ब्रांच जिसका कंट्रोल इज इन इंडिया। अब इसको ध्यान से समझो, कहने का मुद्दा यह हुआ, अगर आर प्लस एनओ आर की बात मैं करूं, केवल आर प्लस एनओ आर को हम सिर्फ बिजनेस की इनकम पे इंडिया में टैक्स लगाते हैं जो बाहर है, और जो उसकी अदर फॉरेन इनकम होती है, फॉरेन रिसीट्स होती है, उस पे इंडिया में टैक्स नहीं लगता। इंडियन रिसीट पे तो भाई देखो टैक्स लगता है, चाहे वो बिजनेस की है चाहे वो अदर है। ओआर के केस में तो सारी है, चाहे वो बिजनेस है अदर है, और ऑल फॉरेन है चाहे वो बिजनेस है अदर है। तो इनको पहले तो दिमाग में अलग अलग रखें, ये ज्यादा गाढ़ा हो गया। नाउ दिस इज आर प्लस एन ओ आर एंड दिस इज आर प्लस ओ आर। नाउ बेटा एन आर इज वेरी सिंपल, उसकी तो केवल इंडियन रिसीट पे है, उसकी फॉरेन रिसीट पे असेसिबिलिटी है नहीं। अब इसको लोगों ने यूज कैसे करा, देखिए हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। उन्होंने क्या करना शुरू करा, जो HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन पे ध्यान दीजिए। अमीर लोगों के बारे में सोचे पहले, गरीब तो बेचारा दिल्ली से चंडीगढ़ नहीं आएगा या बॉम्बे नहीं जाएगा, अमीर तो दुनिया में कहीं भी घूम रहे हैं। अब सोच के देखो, एक HNI है जिसने क्या किया, केमन आइल्स करके एक जगह है, वहां जाके अपना एक घर बसा लिया, एक घर मॉरिशस में बसा लिया, एक घर लंदन में है, समझ गए। अब इसकी बहुत सारी इनकम्स है। अगर इसकी इनकम्स को मैं बोलूं अदर फॉरेन रिसीट है, ये इंडिया में तब टैक्सेबल होगी जब वो ओआर होगा। दोबारा ध्यान से सुनते जाएं, जो अदर फॉरेन रिसीट है, अदर फॉरेन रिसीट यानी सैलरी की इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन्स की इनकम है, इधर लिख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। ये इंडिया में केवल तब असेसेबल होंगी जब वो ओआर है, वरना एनओआर के हाथ में भी नहीं होती हैं, एनआर के हाथ में भी नहीं होती हैं। तो झगड़ा उस पर तो है ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट उस पर तो टैक्स ले ही नहीं रही। इंडियन गवर्नमेंट को दिक्कत कहां आ रही है, कहते हैं जो बिजनेस इंडिया में कंट्रोल है उसकी इनकम पे तो टैक्स बनता है अगर तू एनओआर है, और ओआर है तो बनता ही बनता है। यानी अगर आपका फॉरेन में बिजनेसेस हैं, ये बिजनेसेस हैं, इनकी जो इनकम है इस पे इंडिया में टैक्स लेना चाह रही है गवर्नमेंट, तो ठीक है, फिर टैक्स मिलता है जब आर प्लस ओ आर हो या आर प्लस एन ओ आर हो। पर हमारे देशवासी क्या कर रहे हैं, वो जाके उन्होंने घर बसा लिया यहां पर। अब जब घर बसा लिया यहां पर, बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, लंदन में बच्चे पढ़ रहे हैं, हो सकता है पति पत्नी केमन आइल्स में रह रहे हैं, कभी मॉरिशस चले जाते हैं, फिर इंडिया में भी उनका घर है, वहां पर भी आके रह लेते हैं। अब ये घूमते फिरते रह रहे हैं। अब दो बातें हो गई, जब ये रह बाहर रहे हैं, रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, एंड वी सेड अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड ही कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो कंडीशन हो जाती है केवल 182 डेज की, यानी वो इंडिया में 181 डेज भी रह गए, नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। और अगर नॉन रेजिडेंट हो गए, देखो अदर फॉरेन रिसीट पे तो टैक्स लग ही नहीं रहा, बिजनेस वाली पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि बिजनेस वाली पे सिर्फ तब लगता है जब आप एनओआर हो या ओआर हो। क्लियर होगी बात ये। यानी इंडियन गवर्नमेंट को यह समझ में आ गई कि ये जो अमीर लोग हैं ये किसी तरीके से इंडिया के नॉन रेजिडेंट बनी जा रहे हैं, ये 182 दिन की कंडीशन की वजह से, 182। तो दे शो दैट दे आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यहां की पीआर ले लेंगे। अगर उन्होंने बाहर की सिटीजनशिप ले ली तो ऑब्वियसली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन में आने की वजह से उनको ये एक्सेप्शन मिल जाएगी। यानी ये 182 डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तंग करना शुरू कर गया। अब गवर्नमेंट ने इसको क्या किया मैं बताता हूं।
उन्होंने, इफ वी गो एंड रीड दिस क्लॉज हियर, हमने जो बात करी थी, हमने करा था ये बेसिक रूल्स आगे 182 वाले, ये है हमारा बेसिक रूल सेक्शन 6(1) ए इज मोर देन और इक्वल टू 182 डेज। ध्यान से सुनते जाओ, एंड में सब समराइज करूंगा। या क्या था हमारा, मोर देन और इक्वल टू 60 प्लस 365। अब बेरक पढ़ते हैं, देखो explanation 1, being a citizen of India who leaves India as a member of the crew of an Indian ship or for the purpose of employment outside India, the word 60 days will be, अच्छा ये ध्यान से पढ़ेंगे, the provisions of subclause C or shall apply in relation to that year as if for the word 60 days 182 is substituted। ये हमने कर लिया था, तो इनके लिए हो जाएगा more than or equal to 182 या more than or equal to 182 प्लस 365, यानी एक तरीके से ये रेलेवेंट नहीं रही, तो इसको हम काट देते थे और हम कहते थे इनके लिए सिर्फ 182 देख रहे हैं। ये हमने कर लिया। अब आते हैं बी पे। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज ई ऑफ 115C हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, ये देखो भाई, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, द प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज सी, वही वाली, shall apply in relation to that year as if for the word 60 occurring therein the words 182 have been substituted। यानी इस बंदे के लिए जो बाहर रहता है और इंडिया आता है ड्यूरिंग द ईयर, हमने कहा 182 हो गया या हो गया मोर देन और इक्वल टू, ये 60 की जगह उसने बोला 182 प्लस 365, यानी ये रिडंडेंट होगी क्लॉज, तो इसके लिए भी 182। यहां तक हम कर चुके हैं। अब अमेंडमेंट आई, यहां पर अमेंडमेंट आ गई, क्या कहता है, एंड इन केस ऑफ अ सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब यहां पर जब एक्ट अमेंड करी गई थी, जब बजट आया था, तो लिखा था एंड इन केस ऑफ सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी एक टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट आई है 29 सितंबर को, जिसमें उन्होंने इस वर्ड को यहां पर से डिलीट करके, ये जो वर्ड्स हैं इनको डिलीट करके वर्ड डाल दिया है सच पर्सन, इसको काट दिया गया और लिखा सच पर्सन। अब इसको समझना जरूरी है, ऐसा क्यों करा उन्होंने, क्योंकि यहां उनसे गलती हो गई थी। उन्होंने कहा एंड इन केस ऑफ द सिटीजन, उन्होंने ये तो लिखा ही नहीं सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उन्होंने इन वर्ड्स को डिलीट ही कर दिया। कहते हैं ऐसे ही कंफ्यूजन होगी कि भाई अलग बंदे की बात हो रही है, बात तो इन्हीं की हो रही है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन ऑफ, ये रहा सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हम बात कर रहे हैं क्लॉज बी की है, we talk about clause B। तो he has just clarified that यहां सच पर्सन का मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और कोई फर्क नहीं पड़ा। पर बोला क्या, हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी इंडियन इनकम की बात कर रहा है ना। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज क्या हुई, इंडियन इनकम होगी। अच्छा, इसको पढ़ लेंगे, मोर देन 15 लाख रुपीस। अच्छा, एक बात पक्की है, एक ऐसा बंदा है जो इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसकी अदर देन फॉरेन इनकम, अब दो बातें होगी, मोर देन 15 लाख है या लेस देन और इक्वल टू 15 लाख है। अगर लेस देन और इक्वल टू 15 लाख है तो ये नई वाली क्लॉज नहीं लग रही, फिर तो उसको यही वाली क्लॉज लगेगी। अगर मोर देन 15 लाख होगी, अब पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द वर्ड 60 डेज अकरिंग देयरइन द वर्ड्स 120 हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा जी, यानी इस बंदे के लिए अब कंडीशन होगी मोर देन और इक्वल टू 182 या मोर देन और इक्वल टू 120 प्लस 365। यानी उन्होंने क्या किया, इस बंदे के लिए, ये जो बाहर रहता है, हु रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड हैज इंडियन इनकम, नहीं एक्चुअली अदर देन फॉरेन इनकम ऑफ मोर देन 15 लाख, तो उसके लिए 182 की जगह कर दिया उन्होंने 120 डेज। अच्छा, ये तो होगी एक बात। फिर उसने क्या किया, जहां पर लिखा हुआ है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अ पर्सन इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी ईयर इफ सच पर्सन इज, अब यहां पर हम देखेंगे a citizen of India or a person of Indian origin having total income other than income from foreign sources exceeding 15 lakhs during the previous year as referred to in clause B of explanation 1 to clause 1
who has been in India for a period of periods amounting in all to 122 days or more but less than 182, ये NOR हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, देखो बेटा यहां पर क्या बोल रहा है, कहता है ये बंदा रेजिडेंट तो हो जाएगा अगर 120 से ज्यादा है, पर NOR रखेंगे इसको। हां, अगर 182 से ज्यादा हो गए फिर बेटा ये OR भी हो सकता है और NOR भी हो सकता है। यानी उसने 120 से लेके 180 का एक नया इशू डाल दिया। क्यों डाला ये समझते हैं। लेट्स से व्हाट इज द इशू। नाउ द इशू इज कि ये अगर 120 कर दिया जाएगा तो एटलीस्ट इंडिया में इंजॉयमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस और कुछ नहीं कह रहा है। पर 120 टू 182 तक के केस में उसने कहा ये NOR बनेगा। NOR के केस में फर्क क्या पड़ रहा है, फॉरेन अदर इनकम पे तो टैक्स लगता ही नहीं NOR को, तो बेसिकली इनकी फॉरेन ब्रांचेस की इनकम का लफड़ा है, उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहा है। समझ गए बात को, समझ गए। लेकिन जो अदर देन फॉरेन इनकम उसने हमें बताई है उसको अगर हम डिफाइन करें, एक बार उसको डिफाइन करना जरूरी है। अदर देन फॉरेन इनकम क्या कहता है, तो ही सेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इनकम फ्रॉम foreign sources means income which accrues or arises outside India, okay, except income derived from business controlled in or profession set up in India। उसी का लफड़ा है सारा। यानी जो फॉरेन ब्रांचेस की इनकम है, फॉरेन ब्रांचेस की इनकम है, होती वो एक्रू आउटसाइड है, रिसीव आउटसाइड है, ये फॉरेन रिसीट होती है, पर वो 15 लाख की लिमिट देखने के लिए इसको कहता इंडियन मान ले, बस इतनी सी बात है। कहता उसके ऊपर मुझे टैक्स चाहिए। 15 लाख की लिमिट चेक करने के लिए इस फॉरेन ब्रांच की फॉरेन इनकम को इंडियन मान ले, वैसे फॉरेन है। फिर बोल रहा हूं, इस 15 लाख की लिमिट चेक करने को उस फॉरेन ब्रांच की फॉरेन इनकम को इंडियन मान के 15 लाख का टोटल लगा, फिर पता चलेगा इस पे 120 दिन की कंडीशन लगानी है या नहीं लगानी है। वन एट अ टाइम, आराम आराम से पहले बैठने दो। जो मैं बता रहा हूं एंड में क्वेश्चंस करके सब क्लियर होगा, प्रॉमिस है। चलो यहां तक बात होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिर चलते हैं यहां पर। अब इसका केस लेते हैं। ये भाई साहब रहते हैं लेट्स से केमन आइल्स में, ठीक होगी बात। मैं कहता हूं उनकी इंडिया की इनकम ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक भाई साहब हैं जो रहते बाहर हैं और उनकी इंडिया में इनकम, उनके पास बिजनेस इनकम ही नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है। उनकी इंडियन इनकम इज 10 लाख रुपीस एंड फॉरेन इनकम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्सेज है, लेट्स से 50 करोड़ की है। ये कहां रहते हैं, लेट्स से दुबई में रहते हैं। अब ये इंडिया आते जाते रहते हैं, इंडिया आए इंडिया गए। हमें इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द करंट ईयर। नाउ व्हाट वी नीड टू लुक एट इज केस ए। इसकी अदर देन फॉरेन इनकम, अदर देन फॉरेन इनकम में क्या आएगा, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन ब्रांच की इनकम। समझ गए, क्योंकि फॉरेन इनकम में क्या बोला है, एक्रूज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट इज नॉट डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। बट जो बिजनेस आउटसाइड इंडिया उसको फॉरेन इनकम नहीं मानना इस 15 लाख की लिमिट के लिए। तो हमने तो इसने बोला कि हमने तो इस एग्जाम्पल में लिया है कि उसके पास बिजनेस ही नहीं है। अब क्या हुआ, अब इंडियन इनकम होगी 10 लाख, यानी वो जो नया लॉ है वो लगा नहीं, यानी नहीं लगा तो क्या लिखेंगे 182 डेज। अगर 182 डेज उसने यहां पर, क्योंकि ही इज एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग इनटू इंडिया, 182 डेज रह गया तो रेजिडेंट है, नहीं रहा तो नॉन रेजिडेंट है। और अगर 182 डेज रह गया और उसके बाद वो 730 दिन और 2 on 10 की कंडीशन पूरी होगी तो OR या NOR है। क्लियर होगी बात। अच्छा दूसरा केस हम कहते हैं केस 2। उसकी इंडियन इनकम इज 15 लाख। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने बोला था एक्सीडिंग 15 लाख, ये तो 15 लाख है, तो आंसर सेम रहा। हां अगर ये 16 लाख हो गई, अब क्या हुआ, अब जब ये 16 लाख हो गई तो ये नए लॉ में आ गया। अब जब ये नए लॉ में आ गया, अब इसके लिए 182 नहीं 120 हो जाएगा। यानी अगर ये ड्यूरिंग द करंट ईयर सिर्फ 70 दिन आया इंडिया में तो ये नॉन रेजिडेंट है। अगर ये 130 दिन आया तो ये रेजिडेंट हो गया प्लस NOR हो गया। अभी इसके लिए एडिशनल कंडीशंस चेक नहीं करनी है, रेजिडेंट कर दिया, NOR कर दिया, पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं क्योंकि इसकी तो बिजनेस इनकम है ही नहीं। अगर बिजनेस इनकम होती
तो एनओआर के केस में फॉरेन इनकम पे टैक्स लगता, इस पे तो उसको टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि एनओआर के केस में फॉरेन इनकम पे तो टैक्स लगता ही नहीं। हाँ, इंडियन इनकम पे तो पहले भी टैक्स लग रहा था, वो तो एनआर हो तो भी लगता है। समझ रहे हो ना बात को? तो एक बंदा जिसका इंडिया के बाहर बिजनेस है ही नहीं, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तुमने रेजिडेंट बना भी दिया, एनओआर बना भी दिया, उसकी इंडियन इनकम पे तो वैसे ही टैक्स लग रहा था। एनओआर और एनआर के बीच में फर्क क्या है? एनआर को भी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगता, एनओआर को भी नहीं लगता। एनओआर को सिर्फ एक ही फॉरेन इनकम पे टैक्स लगता है, वो इसके पास है नहीं, तो इसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये रेजिडेंट बन गया, एनओआर हो गया। हाँ, रेजिडेंट होने की वजह से फायदा हो गया बेटा, मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि स्लैब रेट्स का फर्क पड़ जाता है। कई रेजिडेंट्स हैं सीनियर सिटीजन से, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, एंड व्हेन आई से रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, इट डजंट मैटर इफ यू आर एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब 2.5 लाख की बजाय 3 लाख हो जाता है, और अगर आप 80 साल से ज्यादा हैं तो वो 5 लाख भी हो जाता है। ये रेजिडेंट हो गया, इसका तो फायदा हो गया। फिर रेजिडेंट्स को एक रिबेट भी मिलता है 87A का, यानी रेजिडेंट को जो फायदा मिलते हैं वो इसको मिलने शुरू हो जाएंगे। पिछले साल तक जब यहां पर 182 ही था, तो ये अगर 130 डेज होता तो ये एनआर होता। अब क्या हो गया? आर प्लस एनओआर। इनकम में फर्क पड़ा नहीं, पर कुछ फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। आई डोंट नो इफ द गवर्नमेंट रियली थॉट दिस आउट। आई डोंट नो इफ द गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान भी दिया। ये क्यों करा, अभी तक इस पे बहुत डिबेट चल रहा है। आप गूगल में जाएंगे, बहुत सारे लोग इस लॉ को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इतना क्यों प्रॉब्लम डाला और इतना कॉम्प्लिकेट हो गया। आप लोगों को तो मैं धीरे धीरे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोगों को यह केस समझ में आ गया। अब दूसरा केस लेते हैं। लेट अस अज्यूम ही हैज इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, यानी हम कहते हैं हेड ऑफिस में 40 करोड़ की इनकम है, हम कहते हैं अदर इनकम अदर देन बिजनेस इनकम इज 20 lakhs, बाहर की इनकम अदर देन बिजनेस इनकम इज लेट से 50 करोड़, एंड ब्रांच ऑफिस की इनकम लेट से इज 10 करोड़। अब इस बंदे पे शायद फर्क पड़ेगा। फिर 3 केस लेते हैं। अगर वो इंडिया में 70 दिन आता, अगर वो इंडिया में 130 दिन है, अगर वो इंडिया में 190 दिन है। 3 केस ले रहा हूं मैं, ठीक बात होगी। अब पिछले साल तक क्या हो रहा था? ये भी नॉन रेजिडेंट था, ये भी नॉन रेजिडेंट था, और ये रेजिडेंट हो जाता था। फिर हम चेक करते थे 730 दिन, फिर हम चेक करते थे 2 on 10 हो जाता था तो ये ऑर्डिनरी होता था, नहीं तो ये एनओआर होता था, और उस बेसिस पे टैक्स लगता था। अब क्या किया उसने? ये तो अभी भी एनआर ही रहेगा, लेकिन अगर अब 130 दिन हो गए, अब यहां पर ये आर प्लस एनओआर हो जाएगा। 120 से लेकर 182 दिन तक के बीच में आर प्लस एनओआर का स्टेटस डाला, वो भी तब जब इसकी इनकम अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीड्स 15 लाख। तो पहले तो हम वो इनकम निकालें अदर देन फॉरेन इनकम। एक तो इंडियन इनकम होगी 40 करोड़ 20 लाख, तो यही हो गए, और ये भी ऐड करेंगे 10 करोड़, सो 50 करोड़ 20 लाख की इनकम है, 15 लाख से ज्यादा है। इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो 20 है, इसको अगर मैं चेंज करूं, यहां पर ये फिगर्स चेंज कर देते हैं। ये इंडिया भी गायब हो गया, इंडिया को ले आते हैं वापस। हम बात करें अगर थोड़ी छोटी इनकम की बात करें, इंडिया में हेड ऑफिस से इनकम हो रही है 10 लाख की, अदर इनकम उसकी 2 लाख की है, और फॉरेन ब्रांच की इनकम लेट से 30 लाख की है। अब जब हम 15 लाख की लिमिट लगाएंगे, 10 प्लस 2 प्लस 30, ये नहीं लेना है, समझ गए बात को। सो 10 प्लस 2 प्लस 30 कितने हो गए? 15 से ज्यादा हो गए, तो ये नया लॉ लगेगा। अच्छा, अगर ये यहां पर भी उसकी इनकम 5 लाख की है, अब 10 प्लस 2 प्लस 5, ये भी 15 से ज्यादा हो गया। चलिए, अगर मैं बोलूं यहां पर केवल 1 लाख की इनकम है, अब 13 लाख हुआ। जब 13 लाख हुआ तो नया लॉ लगा नहीं, नया लॉ लगा नहीं तो 120 दिन वाली कंडीशन लगी नहीं, तो पुराना लॉ लग रहा। आप समझ रहे मेरी बात? इसको धीरे धीरे बैठेगा बेटा दिमाग में, एकदम से तो नहीं आएगा। हमने अभी सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं भी वो करना चाह क्या रहा है। यानी बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर तू इंडिया के बाहर ये वाली इनकम ज्यादा कमा रहा है और इंडिया में भी तेरी इनकम है, यहां पर इनकम सपोज 30 लाख की है, हेड ऑफिस की इनकम लेट से सिर्फ लेट से 40 लाख की है, चलो दोबारा कर लेते हैं, और ये इनकम लेट से 10 लाख की है, मैंने फिगर्स थोड़े से कम कर दिए।
तो 40 प्लस 10 प्लस 30 70 हो गया। अब ऐसे बंदे को अगर आप आर प्लस एनओआर बना दोगे तो ये 30 लाख भी इंडिया में टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली आपने उसको 62 दिन का कम कर दिया, 182 होता था 120 कर दिया। दैट्स जस्ट अबाउट इट टू ट्राई एंड टैक्स दिस इनकम। अब लोग क्या करेंगे, इंडिया में 120 से कमाएंगे, फिर क्या कर लोगे, वो फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। फिर एक तो इंडिया आने कम हो गए, आते थे पैसा भी खर्चते थे बाहर से लाके। तो आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू विद दिस वन, बट दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। देन लास्ट में हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब मैं कहता हूं यहां पर हेड ऑफिस है, यहां पर ब्रांच ऑफिस है, ठीक बात होगी। मैं बोलूं यहां 10 है, यहां 2 है और यहां 30 है। अब पहली बार जब हम वो इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज निकालेंगे बेटा, सिर्फ 10 प्लस 2 आएगा, ये गिनती में नहीं आएगा, बिकॉज ये फॉरेन से कंट्रोल्ड है, ये तो आएगा ही नहीं गिनती में। यानी इसके तो 12 लाख हो गए, 12 लाख हो गए तो ये तो 15 लाख से ऊपर हुआ ही नहीं, 15 लाख से ऊपर नहीं हुआ तो पुराना लॉ लगेगा जो हमने कर रहा। अब अगर बात करें, सपोज चलो 1 मिनट के लिए बात करें ये 12 की, यानी अब उसकी टोटल 22 लाख होगी, 15 से ज्यादा होगी। चलो फिर ले लेते हैं, 3 केस ले लेते हैं। एक वो इंडिया में रहा 70 दिन, एक वो इंडिया में रहा 130 दिन करंट ईयर में, और एक वो इंडिया में रहा 190 दिन। चलो ओल्ड लॉ के हिसाब से नॉन रेजिडेंट होता, नॉन रेजिडेंट होता, रेजिडेंट होता, प्लस वही ओआर और एनओआर की कंडीशंस होती। अब क्योंकि ये हो गया, चलिए मान लेते हैं यहां पर वो आर प्लस एनओआर हो गया, यहां तो अभी भी एनआर है, तो फर्क क्या पड़ा, चलो ये समझ लेते हैं। मेरे को बताओ, अगर वो इस केस में आर प्लस एनओआर हो भी गया, आर प्लस एनओआर के केस में कौन सी इनकम टैक्स लगती है, इंडियन इनकम। वो तो पहले भी लग रही थी, अगर ये नॉन रेजिडेंट था तो भी लग रही थी, इसमें क्या फर्क हुआ। और ये वाली फॉरेन इनकम एनओआर के हाथ में भी इंडिया में टैक्स नहीं लगती है, तो अभी क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। तो कर क्या रहा है बेसिकली, आई डू नॉट नो इफ दे थॉट दिस आउट, इट इज कॉम्प्लिकेटिंग एन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड मैटर इवन मोर। सो बेटा आपको अगर इस लॉ को समझना है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा 2 मिनट बाद, अभी जरा 2 मिनट मेरे साथ और दो। यानी अगर हम इसको पढ़ें, अब हमने क्या समझा, हमने समझा कि ये जो नया लॉ 120 दिन वाला है, ये सिर्फ तब देखना है अगर उसकी इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स 15 लाख, एंड अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में क्या लेनी है, इंडिया की सारी प्लस फॉरेन की जो ब्रांच ऑफिस की इनकम है जो इंडिया से कंट्रोल्ड है। क्लियर होगी बात। नाउ ही ऑल्सो हैज कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं कहता हूं एक भाई साहब हैं, वो दुनिया के सारे कोनों में घर रखते हैं और इंडिया में भी है उनका। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, देयर आर सम पीपल हु आर नाइदर रेजिडेंट्स ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है और यहां के भी रेजिडेंट नहीं है, यानी इंडिया के रेजिडेंट भी नहीं है क्योंकि इंडिया के रेजिडेंशियल स्टेटस आपने मैनिपुलेट कर लिए, बाहर की कंट्रीज के भी आप रेजिडेंट नहीं है क्योंकि हर कंट्री का आप रेजिडेंशियल स्टेटस मैनिपुलेट कर रहे हो। कहने का मुद्दा यह है, आप ना यहां पर टैक्स दे रहे हो, ना यहां दे रहे हो, ना यहां दे रहे हो, ना यहां दे रहे हो, और हो आप इंडिया के सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा दिक्कत आनी शुरू होगी, कहते भाई तू तो दुनिया में कहीं पर भी टैक्स नहीं दे रहा है, तो फिर तू इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट हो गया। एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया इन्होंने कॉल्ड डीम्ड रेजिडेंट, यानी उन्होंने इसको डीम्ड रेजिडेंट बना दिया। जब यह सेक्शन आया इतना हल्ला हुआ, गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्योंकि लोग क्या होने शुरू हुए। अब दुबई में क्या है, मेरे फ्रेंड्स थे, उनका मुझे कॉल आया, कहते अरविंद मैं दुबई में रह रहा हूं पिछले 10 सालों से, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, पासपोर्ट रखा हुआ है, मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हूं, बता। कहता दुबई में मेरी नौकरी है, मेरे पास 50 लाख की इनकम दुबई में नौकरी से आती है, मेरे कोठी है, मेरा रेंट आ रहा है। कहता मेरे पास बिजनेस भी है जो दुबई से कंट्रोल्ड है, वहां पर मेरे पास 50 करोड़ की टर्नओवर है, मतलब सैलरी है, बिजनेस है। मैं तो सारे एग्जांपल ले रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि सैलरी भी और बिजनेस में, ये देखो अभी इस समय कॉन्सेप्ट की बात हो रही है ना, कोई भी इनकम है। कहता मेरे पास दुबई के साथ साथ लंदन में भी दफ्तर हैं, साउथ अफ्रीका में भी हैं, सबकी इनकम मका के। कहता अब मैं डीम्ड रेजिडेंट हो गया, बता क्यों। मैंने कहा क्यों, तू टैक्स तो दे ही रहा होगा। कहता नहीं यार, दुबई में एग्जेम्पशन मिलती है हमें, तभी तो आके कहता मैंने दुबई में घर बनाया था अपना। कहता मुझे दुबई में ये सारी इनकम पे एग्जेम्पशन है, मेरे को टैक्स ही नहीं लग रहा।
मैं कह रही ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं भी आ रहा हूं दुबई। वो कहता है यार तू मेरे से सीधी बात कर, मुझे बता क्या अब मैं डीम्ड रेजिडेंट बन जाऊंगा? इफ आई एम अ डीम्ड रेजिडेंट, वो 182 छोड़, 182, 120, 60 कुछ भी छोड़, तुम डीम्ड रेजिडेंट हो गए विदाउट नंबर ऑफ डेज। तो इस पे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आया। एंड लेट अस नाउ गो एंड अंडरस्टैंड what people started saying. So I'm going to read a bit for you before we learn how to answer it. He says, now consider an Indian worker who is residing in UAE for a construction worker and a resident of UAE for the purpose of taxation. The UAE does not levy any personal income tax for its residents. The UAE does not levy personal income tax for its residents. तो हमारे एग्जाम्पल में हमने कहा था ये कहीं पर भी रेजिडेंट नहीं है। मैं कहता हूं चलो दुबई का रेजिडेंट हो भी गया, लेकिन वो एग्जाम्प्ट हो गया। और सेक्शन 6(1) कहता है इफ यू आर नॉट पेइंग टैक्स इन एनी अदर कंट्री। अभी पढ़ते हैं उसको। तो सेक्शन 6(1) एक बार पढ़ के आते हैं। देखो सेक्शन 6(1) ये रहा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, यानी वो जो 182 और 60 प्लस 365 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, यानी भूल जा वहां क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा ये क्लॉज पीओआई को नहीं लग रही है, ये क्लॉज किसको लग रही है? सिर्फ इंडियन सिटीजन को। देखो जरा, पीओआई को नहीं लग रही है, यानी अगर आपके पास फॉरेन की सिटीजनशिप है तो ये क्लॉज आपको नहीं लग रहा। दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज ऑफ मोर देन 15 लाख। चलो एक बात पक्की है, ये भी उसी को लग रहा है जिसकी वो 15 लाख से ज्यादा वाली बात है। फिर वही लफड़ा फॉरेन इनकम पे टैक्स लगाने की बात कर रहा है। During the year shall be deemed to be a resident in India in that year if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature. ये तो इनको खुद नहीं पता क्या लिखा है वैसे honestly. I do not think they know what they've written because they will need to elaborate it. And I'm picking up this text I picked up from an expert on the internet. He has said this. I am just quoting the paragraph over there so that you understand everybody is debating this. He says, he does not levy any personal income tax for his residence. Now such an individual will be deemed to be a resident of India. If he is a citizen of India, he is not liable to tax in any other country. The reason he is not liable to tax is he is a resident of UAE and no personal income tax is levied upon its residence. Hence, if we read it strictly, the clause will mean that he will be liable to pay tax on income earned in India because the resident of India is liable to pay tax on his worldwide income under section 5. जब ये सेक्शन आया तब की बात कर रहा हूं, यानी अगर वो रेजिडेंट मान लिया तुमने ये तो बताया नहीं ओआर है एनओआर है, तो अब तो ये डिबेट हो गया कि सारी इनकम पे टैक्स लगेगा। हर बंदा घबरा रहा है। फिर कहता है जब द सेम वॉज कंसिडर्ड प्रॉब्लमैटिक और गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई ये क्या किया रहा तुमने, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। अब पढ़ो जरा फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, देखो। What we are doing now is that the income of an NRI generated in India will be taxed here. अच्छा ये फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इनकम ऑफ द NRI generated in India will be taxed here. If he is earning something in a jurisdiction where there is no tax, why would I include that into mine that has been generated there? फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं भाई सुनो, मैं ऐसा क्यों करूंगी कि जो बाहर कमा रहा है मेरी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं कमाया, बाहर कमाया, उस पर टैक्स क्यों लेंगे? तो फिर एक्ट में सेक्शन क्यों डाला? सेक्शन में तो यही लिख दिया ना तुमने, तो फिर सेक्शन डालने का फायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि बेटा इंडिया में जो कमा रहे हो वो तो आप नॉन रेजिडेंट हो, फिर भी टैक्स लग रहा है। समझ रहे हो बात को? और मैं तुम्हें बड़ों की तरह पढ़ा रहा हूं, बच्चों की तरह नहीं। बच्चों की तरह एंड में इसको समराइज कर देंगे। आप बोलोगे सर पेपर में क्या करें, सब समझाऊंगा, बट लॉ जब आता है नया, एज अ सीए आपका मेरा कार्य है उसको हर एंगल से सोचना, और आप सीए बनने जा रहे हैं, जरा सोच बढ़ाओ। पेपर पास करने जाएंगे तो सीए नहीं होगी, सीए बनने जाएंगे पेपर तो अपने आप पास होंगे। सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ सीए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा दोबारा सुनिए, नहीं आ रहा तो मैंने बोला ना मैं बैठा हूं, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, आई विल आंसर एवरी क्वेरी दैट यू हैव, आई प्रॉमिस। क्योंकि मेरे को आपने जिम्मेवारी दी है आपके टैक्स का बेस बनाने के लिए। I will try and do it very honestly, but as I said, summary chart मिलेगा एंड में, ऐसे करो तो ऐसे करो, ऐसे करो तो ऐसे करो, ऐसे करो तो ऐसे करो। पर वैसे सोच तो नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। ये सारी बातें समझनी चाहिए। कल को आप सीए बनोगे, डिबेट करोगे, नया लॉ आएगा, मैं नहीं हूंगा, तब आप लोगों को समझाओगे तो मजा आएगा, है कि नहीं? तो अब ये देखिए, जब उन्होंने बोला वेयर एज इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी है,
भैया इंडिया में है एंड यू हैव रेंट आउट ऑफ इट, बट बिकॉज यू आर लिविंग देयर यू कैरी दिस रेंट इनटू योर इनकम देयर एंड पे नो टैक्स देयर, पे no tax here since the property is in India. I have got a sovereign right to tax. Somebody tell our finance minister, मैडम अगर ये हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है उस पे तो टैक्स पहले ही लग रहा था चाहे वो नॉन रेजिडेंट भी होता, तो इसको डालने का क्या फायदा हुआ? एज अ किड यू माइट बी कंफ्यूज कि फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। देखिए ऐसा हो रहा है। This statement has caused a fuzzier situation as the income which is sourced from India, whether earned by a resident or non-resident, is always taxable. It makes the intent behind introducing the provisions unclear and makes the provision prima facie toothless. क्यों बनाई? Okay, उसके बाद CBDT ने clarify करा. It is clarified that in case of an Indian citizen who becomes deemed resident of India, under this proposed provision, income earned outside India by him shall not be taxed in India unless it is derived from an Indian business or profession. तो फिर इसको NOR बना दो, और वही उन्होंने करा। जब ये लॉ आया उसके बाद अमेंडमेंट आई और यहां जाके उन्होंने सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में लिखा कि a citizen of India who is deemed to be a resident in India under clause 1A shall be a NOR, यानी OR नहीं होगा वो बंदा, उसको NOR मानेंगे। मतलब वही फॉरेन ब्रांच की इनकम पे टैक्स लगाने की बात हो रही है। ये डिबेट तब का है जब ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, उसके बाद ये अमेंडमेंट आ गई। अब हम इसको फाइनली समझते हैं क्या हो रहा है। उसी एग्जाम्पल पे चलेंगे जो मैंने आपको अभी करवाया यहां पर। इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं कि ये भाई साहब वो हैं जिनको इंडिया के बाहर कहीं टैक्स भी नहीं लग रहा, तो दुबई वाले जो मेरे दोस्त थे उनकी बात आ गई। मैंने उन्होंने जो मेरे से बात करी थी कि भाई हमारी इतनी इनकम बाहर है, मैंने कहा देख बाकी सब तो छोड़ दे, ये इनकम पे तो लगेगा नहीं क्योंकि तू R+OR नहीं होगा, NOR हो जाएगा। कहता भाई मेरी बात सुन, इसका तो ये मतलब हुआ मेरी सारी बिजनेस की जो इनकम है उस पे इंडिया में टैक्स लगेगा। मैंने कहा नहीं लगेगा, अगर तेरा इंडिया में हेड ऑफिस ही नहीं है तो ये तो फॉरेन रिसीट है, और क्योंकि तू R+NOR है अब तू बच गया भाई, इस पे इंडिया में टैक्स थोड़े लग जाएगा। तो वो आराम से शांति से बैठा, कहता ठीक है मेरा बिजनेस दुबई में ही है, यहीं से आगे जा रहा है, ये मेरी फॉरेन इनकम है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया, देयरफॉर आई हैव नथिंग टू फेयर, आई विल बी अ डीम्ड रेजिडेंट प्लस NOR, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर क्या फर्क पड़ेगा, ये अगर सीनियर सिटीजन है, क्योंकि अब ये रेजिडेंट हो गया, पहले नॉन रेजिडेंट था, सीनियर सिटीजन रेजिडेंट होने की वजह से हायर स्लैब का बेनिफिट जरूर मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं समझ में आई इसमें गवर्नमेंट ने एक्चुअली में क्या पकड़ा। अब पहले मैं क्या करूंगा, इसको समराइज कर देते हैं बेटा। अब ये हो गया समराइज। हमारे दो चेक्स हैं। पहला चेक है इज इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मोर देन 15 लाख, और फॉरेन सोर्सेज है एक्रूज आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। और ये चार्ट मैंने आपको दिया है बेटा ऑन पेज नंबर 20 ऑफ योर मॉड्यूल। इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में आने वाला। देन ही सेज अगर तो आंसर नो है, यानी 15 लाख से कम है, तो भूल जाओ नया लाओ, पुराना जो मैंने पिछले लेक्चर तक कराया उसको करेंगे, तभी मैंने इसका लेक्चर अलग रखा। पिछले लेक्चर तक क्या कराया, वही अगर इंडिया आ रहा है तो 182 डेज देखने हैं, और उसके बाद अगर OR है NOR है वो तो आप चेक करोगे, तो वही सारी बातें आ गई। अगर वो यस आंसर आ गया यानी 15 लाख से ऊपर है, यानी सबसे पहले 15 लाख वाली चेक करेंगे। अगर 15 लाख से ऊपर है, अब हम चेक करेंगे इज ही डोमिसाइल्ड इन एनी कंट्री, दैट इज पेइंग टैक्स और इज एग्जेम्प्ट एज पर लॉ देयर। अच्छा, बाद में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करा कि अगर आप दुबई में रहते हैं और दुबई के लॉ के हिसाब से आपकी वहां इनकम एग्जेम्प्ट है, तो आप सेक्शन 6(1)(a) में नहीं आएंगे। मैं तो कह रहा हूं आ भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर उन्होंने क्लैरिफाई करा नहीं आएंगे। तो ये सेक्शन लग किसको रहा है, यानी आप दुबई के रेजिडेंट हैं, अगर आप दुबई के रेजिडेंट हैं और वहां इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, तो गवर्नमेंट ने बोला ये सेक्शन आपको नहीं लगेगा। तो फिर लग किसको रहा है, यानी जो किसी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, किसी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, उसको ये लग रहा है। इसको पकड़ना कौन सा आसान हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, अगर आप दुबई के रेजिडेंट हैं और वहां इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है बिकॉज ऑफ दुबई लॉ, तो ये सेक्शन आपको नहीं लग रहा है। तो ये सिर्फ उनको लग रहा है जो कहीं के भी रेजिडेंट नहीं है पूरी दुनिया में, उनको हमने डीम्ड रेजिडेंट बनाया। अगर आप सिटीजन हैं तो मैंने ऊपर लिख दिया इंडियन सिटीजन। अब वो कहता है नो,
यानी इज डोमिसाइल्ड इन एनी अदर कंट्री, यानी वो किसी कंट्री में डोमिसाइल्ड नहीं है। सेक्शन 618 डीम्ड रेजिडेंट है वो, सेक्शन 618 डीम रेजिडेंट है, और एनओआर हो गया, यानी वो बंदा हो गया आर प्लस एनओआर। पर फर्क क्या पड़ेगा, अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स पड़ जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। नाउ अगर इसका आंसर यस है, यानी आप कहीं पर भी रेजिडेंट हैं, वहां पर टैक्स दे रहे हैं या वहां पर इनकम एग्जेम्प्ट है, तो अब आपके लिए 120 डेज की कंडीशन लगेगी प्लस 365 डेज। अगर आप 120 प्लस 365 हैं पिछले 4 सालों में तो रेजिडेंट हुए, प्लस एनओआर हुए। 120 तो है ही है, प्लस 365 भी तो है ना। ये देखो, वापस चलते हैं वहां पर, हमने ये पॉइंट पे थोड़ा सा स्ट्रेस करना है। यहां पर जब हमने बात करी थी 120 प्लस 365 तो है ही है ना। अगर 365 नहीं है तो फिर तो वो वहीं पर ही पहुंच गए हम, ही विल बी अ नॉन रेजिडेंट अगर 365 नहीं है पिछले 4 सालों में। और अगर 182 से ज्यादा है फिर तो पुराना लॉ ही लगेगा। तो इस चार्ट को पहले तो एब्जॉर्ब करो, शायद इस लेक्चर को एक बार और सुनो, फिर हम क्वेश्चंस करके देखते हैं क्या हमें यह समझ में आया। तो आपके नन्हे मुन्ने दिमागों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें सुननी पड़ रही हैं, बट ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ व्हेनेवर देयर इज अ न्यू लॉ बेटा, all of us start getting phone calls from our friends, our family, our clients, because like I said, they believe that we know and we better know. हमें पता होना जरूरी है। तो मैंने बोला पहले मैं लॉ अच्छी तरह समझाऊंगा, शायद थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बट उस कंफ्यूजन में से क्लैरिटी निकल के आएगी। देखिए, अगर कंफ्यूजन ही नहीं हुई मतलब हमने सोचा ही नहीं, फिर तो आसान होगी ना बात। आसान तो सी है नहीं। हां, अब हम उसको क्लैरिफाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को वो चार्ट बता दिया। सो इफ वी गो एंड हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर चार्ट, आई थिंक हम सब ने वो चार्ट जो करा उसमें क्लियरली आई थिंक वी अंडरस्टूड दैट हमें कहां से स्टार्ट करना है। हमें स्टार्ट करना है 15 लाख से ज्यादा, वो भी उसके लिए जो इंडिया के बाहर रहता है। सो जो नया लॉ है जो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वो सिर्फ उनके लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं, और अगर वो इंडिया के रेजिडेंट हो भी जाते हैं, दोनों केस में वो एनओआर रहेंगे। और अगर वो एनओआर रहेंगे तो सिर्फ एक ही इनकम है जो एक्स्ट्रा उनके हाथ में टैक्स होएगी फ्रॉम अर्लियर लॉ एंड न्यू लॉ इज द इनकम ऑफ अ फॉरेन ब्रांच विच इज असेसेबल इन इंडिया। नाउ बेटा, अब जब हम सेक्शन 61A पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड सेक्शन 61A, एक चीज उसने क्या बोली है, कहता है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल who is said to be a resident in India in the previous year under clause 1। तो एक सिंपल सी बात समझेंगे कि अगर 61 लग रहा है, और जब भी मैं 61 बोलूं आपको पता होना चाहिए हम 182 की बात कर रहे हैं या हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 60 प्लस 365 एंड एक्सप्लेनेशन में इसकी जगह 182 हो जाता है फॉर एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द ईयर एज अ पर्सन ऑफ द एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंड एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर एंड कम्स टू इंडिया। और उस केस में हमने क्या देखना था, अब हम देखेंगे कि यहां पर अगर उसकी इनकम इज मोर देन 15 lakhs, इफ द इनकम इज मोर देन 15 lakhs और इट इज लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs, और ये कौन सी इनकम थी, अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। तो यहां पर जो 60 प्लस 365 है, अगर मोर देन है तो इसको 120 कर देंगे, अगर लेस देन है तो इसको नया लॉ नहीं लगेगा, इसके लिए वही 182 वाला क्लॉज हो जाएगा। सो ओवर हियर इंस्टेड ऑफ 60 इट विल बी 182। ये सारी बातें मैंने कर दी हैं, प्लस 365 विच विल मेक दिस क्लॉज इररेलेवेंट बिकॉज पहली वाली क्लॉज लग जाएगी। तो ये हमने सारी बातें करी। अब क्या कहता है, हमने बात करी 61A, उसको लगता है जो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है। पर अगर ऐसे बंदे को 61 लग रहा है तो 61A नहीं लगेगा। यानी कहने की बात है कि अगर 61 लग रहा है तो 61 लगाओ, नहीं लग रहा है तो 61A चेक करो। अब आपके दिमागों को
ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो हम इस पे क्या करेंगे, वी विल डू सम क्वेश्चन. सो वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ 3 वेरी सिंपल क्वेश्चंस दैट आई वांट यू टू डू. सिंपल तो मैं कह रहा हूं, पर इतने सिंपल शायद नहीं होंगे. सो लेट्स सी. ही सेज इंडियन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस. ठीक है, अब मैंने 3 केस लिए हैं, एक ए है, बी है और सी है, और तीनों आप देखोगे सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. यानी हम सिर्फ इनके लिए बात कर रहे हैं, बिकॉज बाकी लॉ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दोज आर सिंपल क्वेश्चंस. ही सेज नंबर ऑफ डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर आर दिस. ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन द इमीडिएटली 4 years इज दिस. डोमिसाइल्ड इन अदर कंट्री विच इज यस. अब समझो बात को, अगर वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट है, सबसे पहले 61A को अपने दिमाग से बाहर कर दो. ये नहीं, डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. वो सिर्फ उसके लिए है जो किसी और कंट्री में रेजिडेंशियल स्टेटस ही नहीं रखता है. तो मेरे से बताओ पहले, दुबई में बंदा रह रहा है, वो दुबई का रेजिडेंट है, पर दुबई में उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो क्या उसको 61A लगाएंगे? नहीं लगाएंगे. चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है. ही सेज सबसे पहले केस में मिस्टर ए है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया 100 दिन आया, यानी रिजाइड कहां कर रहा है? आउटसाइड इंडिया, और इंडिया आया है. अब हमें क्या चेक करना है कि उसके ऊपर हमने या तो वो 120 वाला लगाना है या 182 लगाना है. अब उसके लिए क्या चेक करना है? उसकी इनकम फ्रॉम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस. तो हमें बताया गया इनकम टैक्सेबल इन इंडिया 11 लाख है, यानी इंडिया में उसकी इनकम 11 लाख टैक्सेबल है. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, नाउ रिमेंबर दिस इज एग्जेम्प्ट अंडर 10(1). जब इनकम एग्जेम्प्ट है, वो टोटल इनकम में नहीं आएगी. जब टोटल इनकम में नहीं आएगी तो हम यहां 15 लाख की लिमिट में नहीं लेंगे, क्योंकि उसने बोला टोटल इनकम. अब इनकम फ्रॉम फॉरेन ब्रांच बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम फॉरेन ब्रांच बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. अब ये जो इनकम है, ये होती है एक्रू बाहर, रिसीव बाहर, होती है फॉरेन रिसीट. पर जब हम ये 15 लाख की लिमिट लगा रहे हैं, मुझे बताओ मेरे अच्छे अच्छे बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड बातें, क्या वो 15 लाख की लिमिट में आएगी? बिल्कुल आएगी. सो 11 + 12 बिकम्स इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस. अब अदर फॉरेन इनकम तो आएगी नहीं गिनती में. किसकी गिनती में? 15 लाख की गिनती में नहीं आएगी. तो मेरी इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस कितनी बन गई? 23 लाख. अब ये 15 लाख से ज्यादा है, देयरफॉर मोर देन 15 लाख, यानी अब मुझे वो 120 दिन वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. अब क्या देखते हैं हम, वो 120 दिन इंडिया में नहीं रहा. अब वो 120 दिन इंडिया में नहीं रहा, देयरफॉर उसको क्या बनाना पड़ेगा हमें? नॉन रेजिडेंट. अब ये नॉन रेजिडेंट हो गया, इतना बात क्लियर होगी. अब इसकी कितनी इनकम इंडिया में असेसेबल है, ये बात हम करेंगे वंस वी डन सेक्शन 5 and 9. वहां पर फिर क्वेश्चंस उठाएंगे. बट बाय नाउ मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप बिना वो चैप्टर मेरे साथ डिटेल में करें, क्योंकि अभी हमने एक्रूअल पूरा पढ़ना है, रिसीट पूरा पढ़ना है, डीम्ड एक्रूअल क्या होता है पढ़ना है. ये तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस. बट चलिए, इतना तो हमें पता है कि नॉन रेजिडेंट के हाथ में केवल इंडियन रिसीट असेसेबल होगी. और इंडियन रिसीट में क्या आ रहा है? ये 11 लाख आ रहा है. ये फॉरेन रिसीट है जो नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंडिया में असेसेबल नहीं होती है, केवल R+OR के हाथ में होती है और R+NOR के हाथ में होती है. तो इसके हाथ में हम बोलेंगे असेसेबल इन इंडिया कितना हो गया? 11 लाख, है ना? ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन, मिस्टर बी. नाउ मिस्टर बी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इंडिया 150 दिन आया, यानी मेरे हिसाब से रहता बाहर है, इंडिया आया है. अब हमने क्या देखना है? अगेन उसकी इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, 15 लाख की लिमिट लगानी है. किस पे लगेगी? एक तो इंडिया में जो टैक्सेबल इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम को तो लेंगे नहीं, और ये जो फॉरेन इनकम है ये 15 लाख की गिनती में आती है, तो यहां पर भी 23 आ गया. देयरफॉर इट इज मोर देन 15 लाख. नाउ व्हाट डू वी चेक? वी विल चेक 120 डेज. 120 से ज्यादा है, प्लस 365 वो भी ज्यादा है, देयरफॉर ये रेजिडेंट तो हो गया. और हमें पता है ये क्या हो जाएगा? R+NOR. ना क्योंकि ये R+NOR हो गया, इसकी इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है ही, +1 फॉरेन इनकम फ्रॉम अ फॉरेन ब्रांच बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये 12 लाख भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, यानी हो गया 23. अगर हम बात करें यही बंदा अगर 19-20 में इंडिया में आता तो क्या होता? 19-20 में ये नॉन रेजिडेंट हो जाता, क्योंकि 182 डेज वाली कंडीशन होती. तो अगर 19-20 की बात करें तो ये नॉन रेजिडेंट होता. नॉन रेजिडेंट होता तो इनकम इंडिया में 11 लाख टैक्सेबल होती. तो उन्होंने एक्चुअली में
ये फॉरेन ब्रांच की इनकम ऐसे लोगों के हाथ में टैक्सेबल कर गई जो 120 दिन से ज्यादा है। सो ये इफेक्ट आया अमेंडमेंट का असली में। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। 182 डेज आया। अब जब 182 डेज ही आ गया बेटा, तो ये तो वैसे ही रेजिडेंट हो गया, मेरे को 15 लाख की तो लिमिट देखनी ही नहीं है। चलो देख भी लेंगे, 15 लाख से ज्यादा है तो भी 182 डेज हो गया, तो वो तो फिर आर प्लस ओ आर भी हो सकता है बेटा, और आर प्लस एनओ आर भी हो सकता है। ओ आर कब होगा? अगर उसने 730 पिछले 7 सालों में और 210 फुलफिल कर दी तो ओ आर हो जाएगा। अगर ओ आर हो गया तो 11 प्लस 12 प्लस 8 इंडिया में असेसेबल हो जाएगा, दैट मेक्स इट 31। अगर एनओ आर हो गया तो 11 प्लस 12 तो असेसेबल होगा ही होगा, विच इज 23। समझ में आ गई? एनआरए हो नहीं सकता क्योंकि 182 डेज इंडिया में रह गया। तो दिस इन सिंपल वर्ड्स इज हाउ वी विल कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात थी कि वो किसी और कंट्री में डोमिसाइल्ड है या इंडिया में डोमिसाइल्ड है। नाउ लेट्स से कम हियर, लेट्स लुक एट दिस वन, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी स्लाइटली ट्रिकी। ध्यान से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आप देखोगे सारा सवाल सेम है, मैंने कोई चेंज नहीं करा, एक्चुअली करा है ना। मैंने बोला ये किसी और कंट्री में डोमिसाइल्ड नहीं है। अब यहां पर 61A लग सकता है, लगेगा ऐसा नहीं है, लग सकता है, बिकॉज रिमेंबर 61A तब लगेगा जब 61 नहीं लगेगा, तो 61A लगेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वही अपनी नॉर्मल कंडीशंस, अगर उनके हिसाब से ये रेजिडेंट नहीं हो रहा तो 61A चेक करेंगे। तो अब मैं उल्टा शुरू हो रहा हूं, यहां से शुरू हो रहा हूं। ये 182 डेज है, अगर ये 182 डेज है बेटा तो ये तो वैसे ही रेजिडेंट हो गया, तो रेजिडेंट तो ये हो ही गया, तो 61A तो लगेगा ही नहीं। साथ में ये OR भी हो सकता है, साथ में ये NOR भी हो सकता है, अभी हमने बात करी। और अगर OR हो गया तो वही हमारा कितना हो गया 31, अगर NOR हो गया तो 23 असेसेबल होगा इंडिया में। सो इसके केस में ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया, वेदर ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री और नॉट, doesn't matter. If he is fulfilling the first basic condition of 182 days तो वही लगेगी। समझ गए मेरी बात? और अगर ये पिछले 7 सालों में 720 दिन था और पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट था तो ये OR हो जाएगा। क्लियर है बात? पक्का? अब आगे चलते हैं। नाउ दिस इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन, 150 डेज है। अब बेसिक कंडीशन जो है 182 है या 120 प्लस 365 है, ये 61 हो गया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बोला वहीं पर चेंज करो 61 में, क्लॉज सी में। तो अब समझ के चलो कि यहां पर मेरे को उसकी इनकम देखनी पड़ेगी, कितनी है, वही 23 है। सो टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स 15 लाख, देयरफॉर 120 वाली भी देखनी है। अगर 120 वाली देखनी है तो ये 120 डेज फुलफिल कर रहा है, प्लस 365 भी कर रहा है, रेजिडेंट हो गया। बट ये NOR होगा, R प्लस NOR हो गया, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकल आया। अब क्योंकि ये NOR हो गया, इसकी इंडियन वाली प्लस ब्रांच वाली यानी 23 लाख इंडिया में असेसेबल होगा। अब यहां पर वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट है या नहीं है इज इमैटेरियल, बिकॉज इफ 61 इज एप्लीकेबल, 61A इज नॉट एप्लीकेबल। I think that should be very clear and you might have to do these questions again अपने आप, इसको सेटल होना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर जब हम एक्रूअल, रिसीट, डीम्ड एक्रूअल करेंगे वहां और क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, ताकि एक बार पहली बार झटका लगेगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, क्योंकि लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप अकेले नहीं हो, मुझे समझने में बहुत वक्त लग गया इसको, कई प्रोफेशनल्स तो अभी भी लगे हुए हैं समझने में, तो आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड व्हेन वी डू दैट इन द नेक्स्ट 5, 6, 7 लेक्चर्स, ये बात सीमेंट हो जाएगी। मैंने कहा था पहली बार में वी विल बिल्ड द बेस, देन वी विल कीप डूइंग इट एंड डूइंग इट टिल द एंड ऑफ इट, वी विल हैव इट इन आवर ग्रिप। सो लेट्स मूव ऑन। अब मैं कहता हूं ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और किसी और कंट्री में डोमिसाइल्ड नहीं है, यानी किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है। अब ऐसा बंदा इंडिया आया है, सबसे पहले मैं 61 चेक करूंगा, यानी 182 डेज चेक करूंगा, वो नहीं हुए पूरे। दूसरा था 60 प्लस 365, लेकिन मैं चेक करता हूं इसकी इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कितनी है, इज मोर देन 15 लाख। देयरफॉर अब मुझे 120 वाला भी चेक करना पड़ेगा। सो अब मेरे लिए बेसिक कंडीशंस क्या होगी, 182
या 120 प्लस 365। अब ये उनमें से कोई भी पूरी नहीं कर रहा है, यानी 6-1 के हिसाब से, 6-1 के हिसाब से ये नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन अब हम 6-1A चेक करेंगे, क्योंकि उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, क्योंकि उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 6-1A लग रहा है। और 6-1A क्या कहता है? फॉर एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज नॉट रेजिडेंट एनीवेयर एल्स, हु इज नॉट अ रेजिडेंट एज पर 6-1 इज अ डीम्ड रेजिडेंट। अब ये डीम्ड रेजिडेंट हो गया, और ये डीम्ड रेजिडेंट विल ऑलवेज बी NOR। देयरफॉर इस बंदे के लिए अब कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी? 11 प्लस 12 23। तो ये लगेगा हमारा डीम्ड रेजिडेंट का क्लॉज। चलो इसकी 2 वेरिएशंस और करते हैं, सारे पॉइंट्स यहीं पर ही क्लियर हो जाए। अगर सपोज करो अब ये सेम क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, क्या फर्क है? देखो, ढूंढो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये फर्क है, मैंने ब्रांच की इनकम थोड़ी कम कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इस एग्जाम्पल में 15 लाख से कम है। ये एग्जेम्प्टेड इनकम तो आएगी नहीं, और फॉरेन इनकम आएगी नहीं। ये वाली फॉरेन इनकम हम लेते हैं 15 लाख में, तो ये 15 लाख से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? जो नई अमेंडमेंट से लगी नहीं। ठीक है, अब सिंपल हो गया। चलो एक एक करके करें। ये इंडिया में 100 डेज है, 182 नहीं है, 60 है, प्लस 365 है। 365 डेज हो गया, क्योंकि 370 दिन है। वो किसी और कंट्री में डोमिसाइल्ड है या नहीं है डजंट मैटर, क्योंकि उसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से कम है। लेकिन ये इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ऐसे बंदे के लिए जो बाहर रहता है और इंडिया आता है। हमारे पास क्या था? 182 डेज था। दिस वाज 6-1A, या क्या था? 60 प्लस 365, 6-1C। लेकिन हमारे पास एज पर एक्सप्लेनेशन क्या था कि अगर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन, मैं बारी बारी करा रहा हूं बच्चों, ध्यान से, बोर नहीं होना। रेपिटेशन लीड्स टू परफेक्शन, रेपिटेशन डज नॉट लीड टू बोर्डम। बारी बारी करने से बोर नहीं होते हैं, अच्छी तरह हो जाता है। वो दिमाग में ऐसा बैठेगा कि तुम्हें रात को 3 बजे भी मैं कॉल करूं और पूछूं, बताए भाई इंडिया का सिटीजन है, बाहर है, वो इंडिया आता है, उसकी टोटल इनकम 15 लाख से कम है अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जल्दी बता, क्या इस पे 120 डेज लगेगा? तुम क्या आंसर दोगे? नो सर, क्योंकि 15 लाख से कम है। वो बारी बारी रेपिटेशन से आएगा। आया ना तुम्हें? अच्छा, नाउ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रिजाइड आउटसाइड इंडिया करता है, देखो फिर बता रहा हूं मैं, रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया, इसके लिए क्या करते थे हम? इस 60 की जगह 182 हो जाता था। लेकिन वो तब होता था अगर टोटल इनकम 15 लाख से कम है। अगर टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो क्या करते थे हम? 120 डेज। अब इस लॉ को यहां लगाते हैं। ये इंडिया का सिटीजन है, रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया आया है और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से कम है। देयरफॉर 182 डेज तो आएगा ही आएगा यहां पर, यानी 182 प्लस 365 है या 182 है तो केवल 182 है, जो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। देयरफॉर ये इंडिया का हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। समझ में आ गई आप लोगों को बात? दिस पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगेन टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, कम है उससे, यानी ये 120 तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तभी लगता है जब मोर देन 15 होता है। तो क्या लग रहा है? क्योंकि ये इंडिया का सिटीजन है और इंडिया आ रहा है, 182 लगेगा। 182 से कम है तो ये भी कौन हो गया? नॉन रेजिडेंट। ये भाई साहब जो है 182 डेज ही फुलफिल कर दिए हैं, तो ये तो रेजिडेंट हो गया, खत्म होगी बात। प्लस अब हम आगे चेक करेंगे OR है या NOR है। सो यू सीन द डिफरेंस व्हेन टोटल इनकम इज मोर देन 15 लाख और लेस देन और इक्वल टू। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखो क्या फर्क आया, क्या चेंज करा मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज करें। क्या होता है, मेरा दिमाग ये कहता है कि नए नए सवाल करने के बजाय अगर हम सिमिलर क्वेश्चंस करें जिनमें थोड़ा डेटा बदले, तो हमारे दिमाग को समझ में आ जाता है डेटा बदलने से इफेक्ट क्या होगा। तो मेरे आप क्वेश्चंस देखोगे बेटा,
विल मोर लेस, एक क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन जब आएगा हल्का सा डेटा चेंज होगा ताकि आपको उस चेंज डेटा के लिए समझ में आ जाए क्या फर्क है। तो आपको मिल गया होगा यहां पर फर्क है ये, यहां पर फर्क है ये। नाउ लेट्स सी नाउ वी से दिस इज 11, दिस इज 12, यानी टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 15 lakhs। एक बात क्लियर होगी, ये सबसे आसान है, इसको कर लेते हैं। 182 डेज है, रेजिडेंट हो गया, प्लस ओआर होगा या एनओआर होगा, और उसके लिए ये वाला डेटा तो इरेलेवेंट है और ये डेटा भी इरेलेवेंट है, 15 लाख वाला भी। दिस इज ओनली रेलेवेंट टू फाइंड आउट व्हाट इनकम्स आर असेसेबल इन इंडिया। चलिए मिस्टर बी वाले की बात करते हैं। नाउ मिस्टर बी, द टोटल इनकम इज मोर देन 15 lakhs। नाउ ही इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू इंडिया। अब क्या हो गया, अब क्योंकि टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 182 या 120 प्लस 365। अब देखो 182 तो पूरे नहीं हुए, 120 हो गए, पर 365 नहीं हुए। जब 120 प्लस 365 नहीं हुए तो यानी जो 61 है उसके हिसाब से हो गया नॉन रेजिडेंट। अब जब 61 के हिसाब से ऐसा बंदा नॉन रेजिडेंट हो जाता है तो हमें चेक करना पड़ता है 61A। अब आप देखो ये किसी और कंट्री में डोमिसाइल्ड नहीं है, क्योंकि ये किसी और कंट्री में डोमिसाइल्ड नहीं है, ये अब क्या हो गया, डीम्ड रेजिडेंट, और ये क्या हो जाएगा, एनओआर। अब ऐसे बंदे के लिए 11 प्लस 12 23 विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। हां, अगर यहां पर लिखा होता यस, अगर वो किसी और कंट्री में डोमिसाइल्ड होता तो फिर 61A लगता नहीं, और 61 के हिसाब से ये क्या हो जाता, नॉन रेजिडेंट। फिर उसके हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होती, 11। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ इट। फर्स्ट अप्लाई 61, इफ 61 के हिसाब से ये नॉन रेजिडेंट हो रहा है, देन चेक 61A। वो सिर्फ तब लगेगा जब यहां नो आएगा, तो हम उसको रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट घोषित कर देंगे, अनाउंस कर देंगे। नाउ लास्ट वन, ही सेज 100 days, citizen of India is in India for 100 days. Now the total income exceeds the 15 lakhs. Total income is more than 15 lakhs. अब क्या करेंगे, 61 और 61A दोनों चेक करने हैं, यानी पहले तो 182, फिर था 60 प्लस 365, पर इसके लिए बिकॉज टोटल इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, 120 प्लस 365 हो गया। 120 तो क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, 120 भी क्लियर नहीं हो रहा है, यानी ये तो 61 के हिसाब से सीधा ही नॉन रेजिडेंट हो गया। अब क्योंकि 61 के हिसाब से नॉन रेजिडेंट हो गया, क्या चेक करेंगे, 61A, क्या ये किसी और कंट्री में डोमिसाइल्ड है, नहीं है, तो ये क्या हो गया अब रेजिडेंट, और ये होगा एनओआर। और इसके लिए अब आप देखोगे 11 प्लस 12 यानी 23 लाख इंडिया में असेसेबल हो गया। बहुत सारी वेरिएशंस पॉसिबल है, पर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम उसको कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी गोइंग टू लुक एट इज अनदर बिगर क्वेश्चन ओवर हियर। He says from the following information determine the residential status of Mr. A। चलो एक और मेरे साथ दिमाग चलाना शुरू करो, अब तक तुम्हें समझ में आ गया है। लो हाँ, थोड़ा बहुत धुंधला सा होगा, कई बार बच्चों को ये लगता है सर आ तो गया। आप जब क्वेश्चन करा रहे हो तो रहे हैं, समझ में तो आ रहे हैं, पर क्या मेरे से हो जाएंगे जब मैं खुद करूंगा? अरे बेटा ये तो नॉर्मल है। सुनो, शुरू में वी समटाइम्स नो द लॉ, वी अंडरस्टैंड इट, बट वी आर स्कैर्ड कि पता नहीं मेरे से दोबारा होंगे नहीं होंगे। ऐसी फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है। इनको बारी बारी करेंगे, एंड एज आई सेड ओवर अ पीरियड ऑफ, अभी तो कोर्स शुरू हुआ है, कितनी बार कराऊंगा मैं ऐसे सवाल, तुम्हें बहुत सारे कराऊंगा, एंड तक कराता रहूंगा, ताकि जब कोर्स खत्म होगा तब तक ये ना सोते सोते भी तुम्हें आता होगा, राइट। सो वी से सिटीजनशिप, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए, टैक्स रेजिडेंसी इन एनी अदर कंट्री, नो, यानी 61A एंड में चेक करना है, शुरू में नहीं, शुरू में तो 61 चेक करेंगे। नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इज निल, लो जी, ना 182, इसकी हम देख लेते हैं, इनकम 11, ये तो लेनी नहीं है, 12 और फॉरेन इनकम, यानी टोटल इनकम इज मोर देन 15 lakhs अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। अब क्योंकि 15 लाख से ज्यादा है, दोनों नए लॉ चेक करने हैं, जिसमें से बेसिकली चेक क्या करना था मैंने, 182 और 120 प्लस 365, पर ये तो निल है बेटा, यानी 61 के हिसाब से ये क्या हो गया है, नॉन रेजिडेंट। क्या हम 61A चेक करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, देयरफॉर उसके हिसाब से ये अब क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। पर ये वाला बंदा क्या रहता है, एनओआर। कम ऑन, अब तक तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और इसकी इंडियन रिसीट 11
प्लस एक फॉरेन रिसीट 12, यानी 23 लाख इंडिया में असेसेबल हो जाएगा। फॉरेन रिसीट तो असेसेबल नहीं होती है ना। नाउ आई एम श्योर यू विल एग्री, धीरे धीरे करते जाते हैं तो ये आसान होता जाता है, इतना मुश्किल नहीं लगता जितना पहली बार लगा था, है ना। ओके, नाउ अगेन सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। टैक्स रेजिडेंसी इन एनी अदर कंट्री, यस। लो जी, 6(1) है तो दिमाग से बाहर ही कर दो, डीम रेजिडेंट का तो स्टेटस दिमाग से बाहर कर दो। इंडिया में कितने हुए? 160 डेज। टोटल इनकम इज मोर देन 15 लाख, यानी वो दोनों चेक करने हैं। तो हम क्या चेक करेंगे? 182 वो फुलफिल नहीं हुआ, या 120 प्लस 365, 120 भी हो रहा है, 365 भी हो रहा है, यानी ये क्या हो गया? रेजिडेंट। अब ये रेजिडेंट हो गया, प्लस क्या हो गया? एनओआर। अगर ये हो गया तो 11 प्लस 12 कितना हो गया? 23 इज टैक्सेबल इन इंडिया। सिंपल होगी बात। तीसरा लेते हैं, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, किसी और कंट्री में डोमिसाइल्ड है, यानी 6(1) दिमाग से बाहर हो गया, यानी 160 है और यहां 200 है, यानी हमने चेक करना है 182 या 120 प्लस 365, वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो बेटा ये हो गया मेरे लिए नॉन रेजिडेंट। ये क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। क्या इस पे 6(1) लगा के डीम रेजिडेंट करेंगे? नहीं, क्योंकि ही इज ऑलरेडी डोमिसाइल्ड इन सम अदर कंट्री, इस पे 6(1) नहीं लगेगा। ये स्टेटलेस पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता। स्टेटलेस मतलब जो किसी और कंट्री में, स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है, किसी और कंट्री में ये रेजिडेंट नहीं है, यहां पर तो है इसलिए नहीं लगेगा। तो नॉन रेजिडेंट हो गया तो केवल 11 लाख इंडिया में असेसेबल होगी। तीसरा, भाई ये तो 182 ही हो गया, ये तो OR भी हो सकता है और ये NOR भी हो सकता है। सो आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी पॉसिबल सिचुएशन हियर। आई वुड वांट यू ऑल टू गो एंड डू दीज क्वेश्चंस अगेन। इनको एक बार दोबारा करो, पर इस बार अपने आप करके देखो और फिर देखो अगर आंसर मैच हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं, कंफ्यूजन है, फोन उठाओ, व्हाट्सएप करो और मेरे से बात करो और डाउट को क्लियर करो।